जाने क्यों। चलिए अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 वॉल्यूम के फॉर्म में। H2O2 है आपके पास, H2O में चला गया, प्लस हाफ O2। अरे सारा अजीज, आपका सिलेबस हो चुका है ना, आपका केमिकल काइनेटिक्स में जितना पढ़ना था हो चुका है। आप घर पर जाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए। नया चैप्टर जब शुरू होगा सॉलिड स्टेट तो फिर आ जाइएगा। जितना 12th में आएगा वो पढ़ा दिया गया सारा अजीज। ऐसे पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं, बाकी जो पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस में नहीं है आपके। H2 प्लस हाफ O2 है, आपको दे देगा T1 T2 दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है V1 और V2। आपको जब भी ना आए तो आप क्या कीजिए, गौर से सुनिए। H2O है, H2O2 है, H2 है प्लस हाफ O2 है। तो आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ H2O2 कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। अब देखो T इज इक्वल टू 0 पर अगर A0 होगा, ये 0 0 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना। T इज इक्वल टू T1 पर तो ये A0 माइनस x1 होगा, तो ये होगा x1 और x1 बाई 2। T इज इक्वल टू T2 पर क्या होगा, A0 माइनस x2 और x2। बोलिए आया सबको समझ में, ये लिख सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो, अरे यार कोई नहीं बोल रहा है। यस सर। तो के इज इक्वल टू इस तरह का 4 ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए स्टूडेंट क्या करता है, और जैसे अब फिजिक्स में भी फिजिक्स में पढ़ता हूँ, कोई अगर एक ऑब्जर्वर जब जाएगा तो उसको फाइनल कंसंट्रेशन तो यही दिखेगा, बोलो हाँ या ना। इसके रेस्पेक्ट में ये इनिशियल देखो T इज इक्वल टू यस सर। 0 इनिशियल है, लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर जाएगा उसको तो फाइनली यही दिखेगा। इस फाइनल के रेस्पेक्ट में इनिशियल ये लेंगे, तो K इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 log A0 की जगह हम A0 माइनस x1 लेंगे बाई A0 माइनस x2 लेंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे यार 2.303 बाई T2 ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो A0 माइनस x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1, तो V1 हो जाएगा। A0 माइनस x2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2। दिस इज द ऑप्शन। इस तरह का भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि जब जीरो टाइम नहीं दिया रहे, T1 T2 के फॉर्म में दिया रहे, तो आप इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी ऑब्जर्वर जाएगा तो उसको फाइनल ये मिलेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में इनिशियल ये होगा। अच्छा जैसे याद करो जब हम लोग K1 K2 निकालते थे तो हम आपको सिखाते नहीं थे, देखो मैं क्या सिखाया था आपको, जिसमें AP GP वाला पढ़े थे 0 10 20। तो बताओ, मान लो हम लोग लेते थे 2.30, देखो याद करो 0.T लेते थे। मान लीजिए ये टाइम है आपके पास, ये टाइम है आपके पास, और यहाँ कंसंट्रेशन है, तो हम क्या लेते थे 10 log A0 के यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू है x1 x2 है, तो x1 बाई x2 लेते थे।
फिर हम क्या लेते थे 10 से 0 से 20 लेते थे या 10 से 20। जब 10 से 20 लेते थे तो इनिशियली x2 ही लेते थे कि नहीं, याद करो। अरे बोलो ना सारे लोग मिलके। यस सर। हाँ, अगर 0 के रेस्पेक्ट में लोगे तो इसीलिए। तो अब चूंकि यहाँ पर 0 के रेस्पेक्ट में तो कोई इनिशियल वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको T1 T2 के फॉर्म में लेना है। इसी तरह 3 एक्सप्रेशन लिखना है, तो जब फाइनल होगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये इनिशियल होगा। चलिए, तो जैसे इसी तरह का 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? कोई बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। समीरा आई हैं बेचारी, बहुत दिनों के बाद दोबारा आई हैं। बहुत तेज स्टूडेंट हैं ये, बहुत हद से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। दिस इज फर्स्ट स्लाइड। अब आइए, एक दफा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है यही S22 के बारे में। S2O है, हाफ O2 है। आफ्टर 10 minutes and 20 minutes, the concentration of H2O2 is 0.04 capital M and 0.03 capital M respectively. Calculate T half. चलिए, अच्छा यहाँ पर लिख देगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टी हाफ के लिए पहले के निकालना पड़ेगा। यहाँ इनिशियल नहीं दिया हुआ है, 10 मिनट के रेस्पेक्ट में तुम इनिशियल भी मान सकते, तुम देख लो अपने से, करो सारे लोग। ये मैं थोड़ा हार्ड के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वॉल्यूम से अलग से कि कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी इस तरह दिया रहेगा। तो पहले बताओ क्या निकालोगे, के निकालोगे? हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। तो क्या लिखोगे 2.303 T2 माइनस T1। तो क्या लिखोगे T2 माइनस T1 20 माइनस 10। इनिशियली क्या लोगे, इनिशियली तो 10 मिनट, कोई भी ऑब्जर्वर जाएगा तो 10 मिनट वाला उसको इनिशियल लगेगा। अरे बोलो ना हाँ या ना। और 20 मिनट Yes, वाला sir. फाइनल लगेगा। बस दिस इज द आंसर। तो 2.3 ये के आपके पास आ गया log 4/3। समझा? अब कोई बोलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये तो गलत बात है ना, बोलिए ना भाई सब लोग। Yes, sir. तो आप क्या कीजिए, log 4/3 निकाल लीजिए। तो 2 log 2 माइनस log 3 है 2 इंटू 0.3010 माइनस 0.471। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू 0.3010, तो ये आपके पास आएगा, और इसको माइनस 0.471 करेंगे, ये आएगा 0.131। तो बस, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2.303 10 इंटू 0.131, ये आपके पास आ गया। Did you understand? हेलो एवरीवन। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये के आ गया, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के। इसको लगभग 0.1 मान के भी सॉल्व कर लीजिए कि आसानी से सॉल्व हो जाए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, अप्रोक्स हम 0.1 भी मान सकते हैं ना। अरे बोलिए। यस सर। हाँ, तो बस इसको आप कर लीजिए 2.303 इंटू 10 टू द पावर -2, ये नीचे चला गया। तो बस इससे क्या होगा, तो अब टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो
आपके पास हो जाएगा 0.693 2.303 इंटू 10 टू द पावर -2। एक 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 नहीं। सर उसको ट्रू लॉग कर देना चाहिए। हाँ वो तो कर ही देंगे। इंटू log 2 है बाई 2.303 है इंटू 10 - 2, ये कैंसिल हो गया, बस log 2 इंटू 100 हो गया, 30 हो गया। यस सर। बोलिए 30 सेकेंड। तो चलिए, तो ये समझ में आया। इस तरह भी लैंग्वेज दे देगा आफ्टर 10 मिनट, ये है। इसी पर मैंने, ऐसे तो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने इस तरह वॉल्यूम वाला क्वेश्चन कराया तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखिए सारे लोग, अरे सबको आ रहा है ना? हाँ में हाँ तो मिलाइए, किसी को लगता नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। ये कल वाला प्रेशर वाला सब घर में देखा होगा तो और अच्छे से आया होगा ना, जिसने नहीं देखा होगा उसको डाउट रहेगा। ये सब पढ़िए अच्छे से। सैटरडे को आयनिक इक्विलिब्रियम की लास्ट क्लास रिवीजन क्लास होगी, तो आप और अच्छे से देख के आएंगे। मैं वादा तो नहीं करता हूँ, संडे को हम DF ब्लॉक का डिस्कशन करें, DNF ब्लॉक का। सुना सारे लोग? ये मैंने पहले बता दिया है कि आप इस 2 चैप्टर को दोबारा पढ़ के तैयार रखें। ओके स्टूडेंट? सैटरडे को आयनिक, सब लोग यस सर बोलते हैं, डाउट डब और में आते ही नहीं है, मत आए। हमको क्या है, हमारा अपना मेहनत करना है भैया, बाद में कोई हम पर हमारा दामन ना पकड़े। दामन अल्लाह ताला पकड़ेगा तुम लोगों का कि झूठ बोलने वाले। सबसे झूठे कौन? स्टूडेंटे होता है। आते तो हो नहीं, खाली यस्सर, ये हमजा, ये अमन, ये जो है, ये बिहारी जो है, कौन चौधरी है, ये सब लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। तो इस सैटरडे को इंशाल्लाह आयनिक, और संडे को श्योरिटी नहीं है लेकिन उम्मीद है होगा DF ब्लॉक को। DF ब्लॉक का पढ़ के रखें कम से कम। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हो गया सर। चलिए अब इसमें भी अब सुनिए। अच्छा देखो, 2A गैस है, 3B गैस है और C गैस है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नई चीज पढ़ाएंगे आपको। ये आपके पास टाइम है 0 है और T है, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का मतलब सबका। इधर सुने सारे लोग, V0 VT, आपको कहेगा राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, आप सुनिए अच्छे से, कान खोल के सुनिए, कान खोल के सुनिए। ये इसको भी उसी शॉर्टकट, जब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर दिया रहा है ना, सुनो, जब किसी पार्टिकुलर स्पीशीज का दिया रहा है तो सतर्क रहना है। वॉल्यूम मिक्सचर दिया रहा है तो ना वही गैस की तरह निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर शॉर्टकट बताया था, 3 और 1 4। अरे शॉर्टकट बताया था, याद है? Yes, अरे sir. यार हाँ, Yes, sir. 2.303 भी log n-1 P0, तो यहाँ V0 बोल देना, NV0 - VT बोल देना, दिस इज स्टाइल। लेकिन सतर्क रहना, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पूरा इन्वॉल्व रहना चाहिए। H2O2 वाले में नहीं, H2O2 का जब भी क्वेश्चन देगा ना वॉल्यूम में, तो वहाँ वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ही दे देगा। तो वहाँ तो आपको सिखा दिया गया वहाँ कैसे लिखना है। तो K इज इक्वल टू 2.303, तो उसमें आपका टाइम कम बचेगा, कम लगेगा। 2 - 1 है तो V0 हो गया,
और 2v0 हो गया माइनस VT, यानी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है 10 से 15 सेकंड लगेगा। बोलो आया सबको समझ में? हाँ या ना? गवाही दो, अरे गवाही दो ना। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है। चलिए एक लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, उसको करके देखिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ वॉल्यूम पर, उसके बाद नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। हो गया सर। निकलिए जल्दी बताइए। हो गया सर। थैंक यू। ये करके दिखाइए। लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब सारे लोग जानते हैं क्या होता है? Infinity. तो बस इसमें क्या इनिशियल दिया हुआ है? इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है? नहीं। No, sir. ये लिखेंगे, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मैंने आपको सिखा दिया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ें। ये बहुत Yes, आसान sir. है। चलिए इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए
अब गौर से सुनिए, टॉपिक ये है रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे जिसमें इक्विलिब्रियम होता है उसका कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास है, इस तरह दे देगा K1 K2, फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में K1 K2। अब सुनो, गौर से सुनो, एट इक्विलिब्रियम तुम पढ़ चुके हो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम पे तो नेट रेट 0 होगा। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। इक्विलिब्रियम पर रेट बराबर होता है फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम पर नेट रेट 0 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ये जो रेट लिखने को पूछा है सर, जब 0 होगा तो क्यों पूछा है, तो ये रेट जो लिखा है कि इक्विलिब्रियम से जस्ट पहले, ये तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना, इक्विलिब्रियम से जस्ट पहले। अरे यार कोई बोल ही Yes, नहीं sir. रहा है, या Yes, तो sir. फॉरवर्ड बैकवर्ड हुआ होगा। तो इसका नेट लिखने का क्या तरीका है, आर नेट इज इक्वल टू, एक तरीका ये हो सकता है आर एफ माइनस आर एफ। सर हमें कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड ज्यादा, वो हम बताएंगे। अगर आर एफ की रेट ग्रेटर देन है तो सर ये इंडिकेशन कैसे हमें मिलेगा, वो हम बताएंगे, लैंग्वेज से मिलेगा। तो आर एफ माइनस आर बी लिखिएगा। आर नेट इसका लिखने का तरीका है आर पी माइनस आर एफ, अगर रेट ऑफ बैकवर्ड ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड। अभी लिखना नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है मैं वही क्वेश्चन डायरेक्ट कराता हूँ आपको। एक दफा क्वेश्चन आया था यही N2O4 K1 K2 2NO2, ये इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा भी है। आपको कहा राइट द, पहले सुनिए लिखिए नहीं, रेट ऑफ disappearance of N2O4। अब सुनिए, गौर से सुनेगा, N2O4 डिसअपियर हो रहा है, ये लाइन बताया ना कि ये जब डिसअपियर हो रहा है तो फॉरवर्ड में जा रहा होगा, हाँ या ना। Yes, ये sir. जब तो बस, तो आर नेट का पता चल गया कि फॉरवर्ड में जा रहा है तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। सुना अब ये माइनस का पता कैसे चला, ये लैंग्वेज से पता चलेगा। सुना सारे Yes. लोग? हाँ, Yes, sir. या तो लिखा रहता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O4 या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। NO2 भी अपीयर होता तो फॉरवर्ड ही में जाता। तो लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि आर नेट क्या होगा। अब इसको लिख देना है। तो देखो नेट का मतलब डिसअपियरेंस, तो माइनस DN2O4, देखते रहना DT। RF कैसे लिखोगे, K1 रिएक्टेंट इसका ये है, माइनस RB ये इधर जा रहा है तो K2 समझ रहे हो ना मेरी बातें। जब ये इधर जा रहा है तो ये इसके लिए रिएक्टेंट हो गया, तो NO2 का होल स्क्वायर। दिस इज द, इस तरह का 4 ऑप्शन दे देगा। दिस इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, ये तो गलत Yes, बात है sir. ना भाई, गलत बात है ये। ओ माय गॉड, समझ में बात आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। आ गई? शादान Yes. को आया, शादान सबको, स्टूडेंट सबको आया? Yes, sir. चलिए अल्लाह का शुक्र है भाई, सबको आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर ये दे देता, यही क्वेश्चन है तुम्हारे पास, N2O4 है, ये लिख लिए थे तुम लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. यही क्वेश्चन है, तुम्हें मैं कह रहा हूं राइट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2।
तो तुम रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब फॉरवर्ड में जा रहा है कि बैकवर्ड में जा रहा है, जल्दी बताओ। फॉरवर्ड सर। और तो आर नेट का मतलब होगा -12, समझा? डी नहीं, ये तो प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में रेट प्लस में हाफ डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, यही तो लिखेंगे, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो। यस सर। अब देखो फॉरवर्ड का मतलब K1 है, K2 है, तो K1 N2O4 माइनस K2 NO2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर खुश नहीं होना है, हमें अपीयरेंस कह रहा है, अपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, तो नेट आंसर आएगा DNO, अच्छा यहाँ पर डी ही रख दो, DNO2 बाई dt, 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये अब इसमें चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट को लगता है हाँ सर ने जो लिखा भाई यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसलिए सतर्क रहना है। अपीयरेंस पूछा, रेट नहीं पूछा। आर नेट ये हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको अपीयरेंस में कन्वर्ट कर देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये सतर्क रहना है। हेलो एवरीवन, बताओ सबको समझ में आया हाँ या ना? हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस, सतर्क रहना है आपको। तो ये आपको पूछा, आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग, इस तरह करेंगे। लिख लिया? Yes, sir. इसी एग्जाम्पल में एक लाइन छोड़ के लिखो, राइट, बस ये लास्ट है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ, इसी क्वेश्चन में एक ही से मैंने तीनों समझा दिया कि आपकी प्रैक्टिस हो, ऑफ NO2। चलो, राइट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, ये करो। बोलिए, नहीं आया सबको समझ में? अरे लिखे। अब सुनो, जब चलिए इधर ही Yes, कर sir. लेते हैं। N2O4 आपके पास है, 2NO2 है, K1 K2, ये जब डिसअपियर हो रहा है तो बैकवर्ड में जाएगा कि फॉरवर्ड में जाएगा, जल्दी बताओ पहले सारे लोग। Backward. RB माइनस RF, तो नेट का तो इसी फॉर्म में लिखना होगा। जब ये जा रहा है तो ये रिएक्टेंट होगा, समझ में बात आ रही है कि नहीं? क्योंकि जब ये बैकवर्ड में जा रहा है तो ये रिएक्टेंट ही ना कहलाएगा। अरे यार, तो क्या होगा, -12 DNO2 बाई dt इज इक्वल टू, समझा? तो अब क्या लिखेंगे, ये इधर जा रहा है तो K2 अपने रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, -K1 N2O4, चूंकि हमें डिसअपियरेंस का है
इसको हटाएंगे dNO2 by dt 2K2 NO2 का होल स्क्वायर 2K1 into 4। बताइए आया समझ में? Yes, sir. चलिए ये वाला पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कॉलिजन थ्योरी। देखिए कॉलिजन थ्योरी कुछ नहीं है, कॉलिजन थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि देयर मस्ट बी कॉलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा। हर कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है अंडरगोज इफेक्टिव कॉलिजन। अब इफेक्टिव कॉलिजन की क्या कंडीशन है तो बताएंगे। तो इफेक्टिव कॉलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। तो कॉलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि देयर मस्ट बी कॉलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। Every collision does not gives the product, only a small number of the molecule undergoes effective collisions which brings the chemical reactions। उसी से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। ग्राफ से भी पता चलेगा आपको कि इफेक्टिवली कोलिजन होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये गौर से सुन लीजिए कि कॉलिजन थ्योरी में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि उसी के लिए वैलिड है जिसकी मोलेकुलरिटी एक से ज्यादा हो, तभी तो कॉलिजन होगा। इट इज फेल्ड फॉर यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर में तो अकेला है, अकेला कैसे कोलाइड करेगा? सुना सारे लोग हाँ या ना? ये भी पूछा जा सकता है कि कॉलिजन थ्योरी जो एप्लीकेबल है वो उस रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जिसकी मोलेकुलरिटी दो से ज्यादा, एक से ज्यादा हो। क्या हो? जल्दी बताइए। एक से ज्यादा। हाँ चलिए पहला पॉइंट लिखिए, देयर मस्ट बी, जल्दी जल्दी लिखिए, कॉलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन reactant molecule to bring the chemical reaction। Every collision are not effective but only a small fraction of molecule undergoes effective collision to bring for the formation of product। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बताइए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए इफेक्टिव कॉलिजन्स के लिए क्या कंडीशन है। द मिनिमम amount of energy required to cross the energy barrier या for effective collision।
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड, यानी इतनी एनर्जी होना चाहिए, उससे कम होगा तो फिर नहीं होगा रिएक्टिव, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं जल्दी बताइए सारे लोग? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली रिक्वायर्ड एनर्जी है, इतना होना चाहिए। बोलिए आ रहा है सबको समझ में? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी आप देखा होगा जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा कि पीएक्स का हाइब्रिडाइजेशन पीएक्स के साथ होगा, प्रॉपर डायरेक्शन। हो सकता है कि रिक्वायर्ड एनर्जी हो, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास रिक्वायर्ड एनर्जी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, बट स्टिल रिएक्शन इज स्लो। मतलब ये हुआ कि फॉर इफेक्टिव कोलिजन देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट। जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा SN1 SN2 में कि अगर ये X है तो SN1 की SN2 की क्या मैकेनिज्म है कि X हटा तो न्यूक्लियोफाइल अटैच फ्रॉम द बैक साइड, यहाँ कोलिजन फ्रंट साइड से नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशंस। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ना प्रोडक्ट बना, ये तो, लेकिन मैकेनिज्म जानने के लिए जरूरी है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो कोलिजन होने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। हाँ, देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन। प्रॉपर ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस बिटवीन कोलाइडिंग पार्टिकल। कोलाइडिंग का मतलब वही हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अब आइए, मैं ये तो हुआ 4, अब मैं इसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन लिखवाता हूँ, स्पेशल पॉइंट सब लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बता दें। लिख लिया सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अब आइए रिमार्क्स लिखिए। पहली बात कि कोलिजन थ्योरी वैलिड जो होता है फॉर ओनली molecularity greater than 2, greater than 1. It is failed for the unimolecular. बताओ सबको समझ में आया पहला पॉइंट? यस सर। To necessarily condition for effective collision, पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं मैं तो पूरा। दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। बोलिए, कुछ तो बोलिए आप लोग। यस सर। तो कोलिजन थ्योरी पर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मोलिकुलरिटी के लिए वैलिड है, तो ये सब ध्यान देना है आपको। बताइए, लिख लिया था? बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब आइए, इसमें तीसरा पॉइंट, ये सब क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन आता है इस पर। थ्योरी भी मजबूत होनी चाहिए कि रिमार्क्स का नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द नंबर ऑफ collision takes place between reactant molecule
per unit time per unit volume is called collision frequency. अब हर पॉइंट को हल्के में नहीं लेंगे, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अब आप बताइए, सारे लोग गवाही दीजिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ये बात याद रखनी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. अरे और लोग तो बताएं, और लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। एक ही स्टूडेंट का आता है, बाकी लोग चुप्पा बैठे रहते हैं, अल्लाह मालूम। Yes, नहीं sir. पूछते। अच्छी बात है भाई। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। ये कोलिजन थ्योरी के छोटे छोटे पॉइंट्स में, इसको आपको याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आपने पढ़ा रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं? उतनी एनर्जी होनी चाहिए। Threshold. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कभी कभी हो सकता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ना हो, कुछ उससे कम हो, ऐसा भी होता है। तो हम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। उसको हम कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्शन स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई की जरूरत होगी। अगर रिएक्शन फास्ट है तो याद रखिए कम एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन हर रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कैन नेवर बी जीरो। सुना सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। कोई बोल ही Yes, नहीं sir. है भाई, गलत बात है ना। तो याद रखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये याद रखें आप। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी एडिशनल एनर्जी है। कभी कभी होता है उसको एनर्जी नहीं है तो उसको देना पड़ता है। तो गौर से सुने, तो दोनों में फर्क समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी इसमें। अच्छा अच्छा, एक जगह खाली है आपको कोलिजन थ्योरी में? कोलिजन थ्योरी में एक लाइन Yes, खाली? sir. हाँ, तो लीजिएगा, कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में या फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वहां भी वही होती है, प्रोबेबिलिटी अप्रोच, कोलिजन्स होता है। उसमें मैं ग्राफ बताऊंगा अभी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस का ग्राफ। ये भी लिख लीजिए, कौन ये सब आप पूछ सकता है। कोलिजन थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस पर बेस्ड है। सुना सारे लोग? अब आइए, द एडिशनल एंड एक्सटर्नल, नॉट इंट्रिंसिक एनर्जी नहीं है। रिक्वायर्ड एनर्जी जो है इंट्रिंसिक है, रिएक्टेंट के पास उतना होना चाहिए। द एडिशनल एंड एक्सटर्नल amount of energy required by reactant molecule to cross the energy barrier is called activation energy। इसलिए कहते हैं एक्टिवेशन, जैसे आपने पढ़ा E थ्रेशोल्ड T इज इक्वल टू E एवरेज। तो वही एवरेज को एडिशनल एनर्जी जो दी जाएगी वही एक्टिवेशन है। तो थ्रेशोल्ड के बराबर, यही एवरेज है, थ्रेशोल्ड के बराबर लाने के लिए ये दी जाएगी।
टी का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, समझा? अरे यार ये समझ जाइए, एवरेज ना समझे तो समझिए एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है ये, उसको एडिशनल एनर्जी दी गई किसके बराबर लाने के लिए, थ्रेशोल्ड के बराबर लाने के लिए। अरे बोलिए सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. अब आइए आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए ग्राफ पर आइए, फिर उसके बाद एक दो अच्छी बातें और बतानी जरूरी है मुझे। ग्राफ पर आइए आप सारे लोग, कि ये आपके पास एनर्जी है, ये आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है यानी टाइम है। तो आपको मालूम है रिएक्शन होने के लिए ये है। अब ये जो है ये रिएक्टेंट है, ये जो है प्रोडक्ट है। अब इस ग्राफ में बताइए कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, जल्दी बताइए। Reactant. हाँ, तो ये एक्सोथर्मिक हुआ ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्यों? डेल्टा एच जो है वो HP माइनस HR होता है। यहाँ जो रिएक्टेंट ज्यादा है तो डेल्टा एच नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए ये एक्सो है, ये ग्राफ। अब इसमें आपको क्या क्या चीज जाननी है, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पूरा, ये ई थ्रेशोल्ड है भाई, रिएक्शन को होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है भाई। अब आइए, इतनी जो एडिशनल एनर्जी दी गई, ये जो है गौर से सुनिएगा, आपको ये क्या है भाई, तो डेल्टा एच है। और यहां से यहां तक जो एनर्जी मिली है आपको, कहां से कहां तक बताइए, अरे बोलिए ना, रिएक्टेंट तक, ये पूरी एनर्जी बताइए। एडिशनल एनर्जी है ना ई ए, बोलो हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहे, अरे बोलो ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी Yes, है sir. ना। Yes, सुनो sir. यहाँ, डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, अगर रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, इस तरह भी लिख सकते हो। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव दे देता है इंथैल्पी फॉरवर्ड बैकवर्ड की निकालनी, जैसे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह, तो ये नेगेटिव में आएगी। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एडिशनल एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, डेल्टा एच है, डेल्टा एच HP माइनस HR, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, सिमिलरली ग्राफ एंडोथर्मिक का भी होगा। जल्दी बनाइए ग्राफ सारे लोग, एक एक चीज को लिखिए, टाइम है आपके पास। अब देखिए यहाँ आपको ये एंडोथर्मिक हो गया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है। समझ में आता ही है। यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एच है, और ये जो होता है ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, हायर एनर्जी, जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये वाला एग्जाम्पल मिसलेनियस है, इंथैल्पी की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी कहेगा, ये सतर्क रहिएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं?
हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। 1 मिनट सर। ओके, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं, आराम का मामला है। थैंक यू। ओके सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। आगे बढ़ें। अब आइए यस सर। आर्हेनियस इक्वेशन। तो देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं कि वो इक्वेशन, द इक्वेशन which gives the relationship between, बताइए, between रेट कांस्टेंट। याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर टेम्परेचर था कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो सारे लोग मिलके। उसी तरह रेट कांस्टेंट का इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है टेम्परेचर। समझा? बोलो हाँ या ना। आर्हेनियस बताता रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप को। इससे पहले बताया जा चुका है कि रेट कांस्टेंट स्पीड को बताता है, रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और उसमें एक लास्ट पॉइंट दिखाया गया था कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो आज पढ़ेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। अब देखो, उन्होंने एक फार्मूला डायरेक्ट दिया, ऐसे इसका डेरिवेशन है, लेकिन इसको आप डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं है। ए ई टू द पावर ई ए बाई आर। देखो आर क्यों लिखा? वही गैस कांस्टेंट काइनेटिक थ्योरी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो रिएक्शन में अगर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो तो रिएक्शन और फास्ट होती है। गैस में कॉलिजन और अच्छे से होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। इसलिए देखो यहाँ आर का इन्वॉल्वमेंट क्यों है। कोई पूछेगा आर क्यों आया, तो कहिए कॉलिजन थ्योरी बेस्ड अपॉन काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, दैट द रीजंस। तो उन्होंने ये इक्वेशन दिया, इससे पता चलेगा। पहले लिख लो, मैं एक एक चीज इसके बारे में बताता हूँ, जल्दी लिखिए। लिख लिया सर। डन सर। अब सुनिए, तो ये जो k इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी है, तो ए क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट। इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलेंगे। पहली बात तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। दूसरी बात गौर से सुनिए, ये पूरा जो फ्रैक्शन है ना माइनस ई बाई आर टी, इस पूरे लाइन को जो पावर है एक्सपोनेंशियल का, जो पावर है उसको हम क्या कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। e टू द पावर जो आता है यहाँ पर, इसको कहते हैं, ये पूरा वही कॉलिजन थ्योरी में भी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस में भी आपने नहीं पढ़ा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आप फिजिक्स में भी पढ़ा, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपको पढ़ाएंगे। 11th का 2 चैप्टर फिजिकल में बाकी है, थर्मो एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन। यहाँ देखिए, ये जो पूरा है ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तभी होगा। और कहीं कहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वो ये पूरा जो है वो बताता है, डायरेक्ट लिख देगा, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ये पूरा जो है। अब देखिए, इसको हम लॉन के फॉर्म में लिखेंगे, तो लॉन नेचुरल लॉग लॉन ए माइनस ई ए बाई आर टी।
ये आपका इक्वेशन आएगा नेचुरल लॉग के फॉर्म में। ठीक है भाई, इसी को हम log 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो log 10a माइनस, अब नीचे 2.303 कन्वर्ट करना पड़ता है तो ये आएगा 2.303 यहाँ 2.303 कॉमन लेंगे तो नीचे लाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ क्योंकि इतना तुम लोग को आता होगा। तो ये है नेचुरल लॉग के फॉर्म में और एक है log बेस 10 के फॉर्म में। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलो यार कुछ तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस यस, अब आओ, आप ध्यान दो एक और बात। लिख लोगे तो बताओगे। Done, sir. एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, दो टेम्परेचर पर लिखना हो तो ln K2 बाई K1, उसको सॉल्व दो टेम्परेचर पर लिखोगे तो सॉल्व होगी यही आएगा EA बाई R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। और नेचुरल लॉग के फॉर्म में 10 के फॉर्म में लिखोगे तो बस ये बाई 2.303 R बाई T2 माइनस T1 बाई T1 T2। T2 माइनस T1 का मतलब वही हुआ 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कुछ तो बोल दो हाँ या ना। Yes, sir. अब आइए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो इस इक्वेशन से ये बात साबित हुई, तुम पढ़ चुके हो, रेट स्पीड को बताता है तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो न्यूमेरिकल डाटा की वजह से हम इसको ये भी लिख सकते हैं R2 बाई R1 EA बाई 2.303 R T2 मान, ये भी लिख लो। ये ऑब्जेक्ट ऐसे एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर भी होंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो ठीक है भाई के लिख दोगे, यहीं पर ये भी रखा होगा क्योंकि आप पढ़ोगे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। तुम पढ़े हो रेट कांस्टेंट की फिजिकल मीनिंग में कि रेट कांस्टेंट गिव्स द आइडिया ऑफ स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जितना रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो कहीं कहीं पर क्या लिख देगा कि टेम्परेचर को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो वहां R2 बाई R1 के फॉर्म में लिखोगे। बोलो हाँ या ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. यस। लिख लिया? Yes, sir. अच्छा एक बात यहाँ तक तो हो गया, एक और से सुनना सारे लोग, कंक्लूजन। हम लोगों ने पढ़ा, गौर से सुनिए कि अभी ग्राफ भी पढ़ेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है यानी प्रोडक्ट का जो बनना होता है, या आप ये समझो कि इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है ना, वो दो बातों पर दोबारा सुनना अच्छे से सारे लोग। इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अरे कोई बोलो ना। Yes, sir. यस। तो आपको ये याद रखना है कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जरूरी है प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इसको दूसरे लैंग्वेज के भी फॉर्म में याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। एक वर्ड आता है
गौर से सुनिए, प्रोबेबिलिटी फैक्टर का वर्ड आता है, जल्दी बताओ। हेलो, Probability factor. हाँ प्रोबेबिलिटी फैक्टर, गौर से सुने। ठीक है भाई, इसका दूसरा नाम है, चूंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस या कॉलिजन थ्योरी जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कैसे कॉलिजन हो रहा है, आप प्रोबेबिलिटी अप्रोच ही बता सकते हैं कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कॉलिजन। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसका दूसरा नाम है स्टेरिक फैक्टर। ये लैंग्वेज इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कंपटीशन में हम लोगों को सिर्फ 2 लैंग्वेज याद आता है, आर्हेनियस में आर की मीनिंग, के की मीनिंग, थ्रेशोल्ड, एक्टिवेशन, बस। लेकिन एक बात याद रखिए, एक वर्ड आता है इफेक्टिव कॉलिजन्स को मेजर करने के लिए, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तभी तो पता है प्रोबेबिलिटी टोटल कॉलिजन्स में कितना, ये आपको मालूम नहीं, प्रोबेबिलिटी अप्रोच। तो इफेक्टिव कॉलिजन्स के लिए एक और फैक्टर आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, उसी का दूसरा नाम है स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, Yes, sir. तो बस हम लोग जो अभी पढ़ा, गौर से सुनिए, ये क्या बताना चाहता है, गौर से सुनिए 2 मिनट अच्छे से। हमने आपको कहा, मैं 12 उस लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए 2 कंडीशन मैंने लिखा, पहला थ्रेशोल्ड, दूसरा प्रॉपर। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ही को एनसीईआरटी ने कहा है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन्स another factor such as probability factor and steric factor is introduced. What does mean? In a collisions molecule must be proper oriented. प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या बताता है, ये बताता है मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेड। आपको लिख देगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉलिजन थ्योरी प्रोबेबिलिटी फैक्टर अकाउंट या रिफर्स टू 4 ऑप्शन। ये वही है जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। उसी को दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे है, बताओ Yes, ना sir. यार। प्रॉपर, तो दोबारा सुनो फिर से, इफेक्टिव कॉलिजन के लिए 2 कंडीशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन को दूसरे फैक्टर को में क्या कहेंगे बताओ, प्रॉपर ओरिएंटेशन को हम क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। Probability factor. स्टेरिक Steric फैक्टर। factor. हाँ, स्टेरिक का मतलब भाई ऑर्गेनिक में नहीं होता, भीड़, साइज, प्रॉपर ओरिएंटेशन, स्टेरिक फैक्टर। तो देखिए, टू अकाउंट, गौर से सुनिए, टू अकाउंट फॉर, प्लीज ये वर्ड याद रखिएगा, जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। टू अकाउंट इफेक्टिव कॉलिजन। अरे इंशादादी आपके बैच में लिखाया था, झूठ मत बोलिएगा। नो सर। यस सर कि नो सर? नो सर। झूठ क्यों बोले, नोट्स देखें आप। अच्छा, ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं गया होगा, ये तो रिड्यूस सिलेबस में। अच्छा, हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को, ऐसे भी रिड्यूस सिलेबस में। सर अनदर फैक्टर called probability factor, probability, इसको P से डिनोट करेंगे, is introduced। रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, P ZAB e to the power minus EA by RT।
ये pz को यही कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था। और इसी को बाद में इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया जाता है k में, इसमें a में, आर्हेनियस फैक्टर में। तो p का मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर। तो यही आपसे इक्वेशन लिख के पूछेगा p क्या बताना चाहता है, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसका मतलब है मॉलिक्यूल मस्ट इन कॉलिजन में मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेड। जल्दी बताओ, सबको समझ में आया, हाँ या ना? बोलो ना Yes, यार, sir. कुछ बोल ही नहीं रहा हो तुम लोग। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब एक ही बेचारा उस वक्त से चिल्ला रहा है, उसका जवाब भी दर्द कर गया Yes, होगा। sir. ये बाकी Yes, बच्चे sir. इतने बदमाश सब हैं, इतनी बदमाश कौम है, कुछ बोलते उलते ही नहीं है भाई। अरे ये शादान क्यों नहीं बनता? ये मेघना चुपचाप बैठी क्यों रहती हैं? हाँ, ये चुप्पा बैठने के लिए। बस बैठ गए। ये नबीला सूफिया, ये क्या कर रही हैं? तो सबको ओरिएंटेशन फैक्टर का पी का मतलब समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बता दें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब आइए ग्राफ पर आते हैं हम लोग, और से सुनिए। ग्राफ पहला ln k वर्सेस 1/t। आपका ग्राफ अभी आया था ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाई आर टी। y इज इक्वल टू mx प्लस c से स्लोप निगेटिव में है, स्लोप हो गया आपका माइनस ea बाई आर। तो ग्राफ हो जाएगा, और से सुने, मैं इसको तीन तरह के ग्राफ में ड्रॉ करूंगा। ln k वर्सेस 1/t, दिस इज द ग्राफ, स्लोप आपका माइनस ea बाई आर। बताइए सबको समझ में है? पहला ग्राफ जल्दी लिख लो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. जल्दी लिखिए, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिखिए। हो गया सर। हो गया? अच्छा अच्छा, हो गया। और बच्चे और स्टूडेंट लोग बोले हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. सर। आप सुनिए दूसरा ग्राफ बी, log 10k वर्सेस 1/t। समझा? तो ये जो ग्राफ आपको आएगा, ध्यान दें, इसका जो अभी था रिलेशन log 10k इज इक्वल टू log 10a, उसी पर है ये बाई यहाँ पर जो आपका स्लोप है माइनस ea बाई आर की जगह 2.303 आर। आपका log 10k वर्सेस 1/t, ग्राफ का नेचर वही, स्लोप अलग है। बताइए सबको, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब गौर से सुनिए कि सर सी ग्राफ, कि सर आपको मालूम है इसका तो ग्राफ विदाउट लॉग हम कैसे बनाएंगे? दिस इज इम्पोर्टेंट, कंपटीशन में यही सब चीज पूछ देता है। ये तो मैथमेटिकल ग्राफ हो गया लॉग लगा के। इस ग्राफ में सारे लोग बताइए कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, गौर से सुनिएगा, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर घटाएंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। और अब बताइए कि टेम्परेचर जब
गौर से सुनेंगे इसमें ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो हो क्या मतलब, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर घटाने का मतलब हुआ ये तो बढ़ा। अच्छा चलिए और नहीं लिखता हूँ। तीसरी बात ये, अगर टेम्परेचर 0 करेंगे तो के भी 0 होगा, क्योंकि 0 करेंगे तो ई इन्फिनिटी आ जाएगा। जल्दी बताओ, ई इन्फिनिटी आ Yes, जाएगा। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम केमिस्ट्री में मैथ के स्टूडेंट सब लोग जानते होंगे, ई इन्फिनिटी जब होता है माइनस इन्फिनिटी तो अप्रोचेस टू 0, और ई पर जब 0 होता है तो अप्रोचेस टू 1। ठीक है, तो वही है, के पर इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा तो के भी 0 हो जाएगा। कोई बोल ही नहीं रहा है, गलत बात है ना ये। Yes, sir. और जब टी इन्फिनिटी ले लोगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो के जो होगा वो ए के बराबर। मैंने क्यों लिखा ये सारी बातें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। देख लो कैसे, तुम कहोगे सर इनवर्सली नहीं, नेगेटिव में हायर क्वांटिटी में नेगेटिव लग जाता है तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. आप सुनो, इस ये पूरे तर्जे अमल पर ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ के वर्सेस टी पर। देख लो T0 K0 ओरिजिन से शुरू, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अच्छा हाँ एक मिनट, मतलब ये देखो कि बताओ T0 पर K0 हो रहा है, जल्दी बताओ हाँ या ना। पहले सारे Yes. लोग रेजर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया, के बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ग्राफ थोड़ा सा कांस्टेंट होने लगा। तो इसी पर ग्राफ यहाँ पर जो है, यही R इज इक्वल टू जो है वो K इज इक्वल टू जो है वो A के बराबर हो जाएगा। वही पूछेगा एट विच कंडीशन K इज इक्वल टू है, तो इन्फिनिटी 0 पर K0 बढ़ाने पर बढ़ रहा है, बढ़ते 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 जब T इन्फिनिटी हो गया तो ग्राफ पैरेलल हो जाएगा, तो वहां A के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ये Yes, ग्राफ sir. अप्रोच आपको पूछ सकता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, सारे लोग गौर से सुनिए, आगे बढ़ें। Yes, sir. ये ग्राफ का अप्रोच सबको समझ में आया? कुछ तो बोलिए सारे लोग। Yes, Yes, sir. sir. ये सब ग्राफ बना के पूछ सकता है, ऐसे ही ग्राफ बना देगा और कहेगा बताओ टी इन्फिनिटी पर आर किसके बराबर है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकता है। अब आइए, कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, कल एक स्पेशल टॉपिक होगा, इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी कल। अब सुनिए, गौर से सुनिएगा, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। गौर से, थ्योरी में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। आर्हेनियस ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कहा कि भाई गौर से सुनो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, डाटा दिया कि हर 10 डिग्री राइज पर, अगर उन्होंने 25 पर किया फिर 35 पर किया, 25 से 30 हो रहा है फिर भी रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, लेकिन हर 10 डिग्री पर उनको एक चीज कांस्टेंट, एक रिजल्ट रिपीट करके आया कि हर 10 डिग्री राइज पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल या ट्रिपल हो गई। अगर उन्होंने 30 और 40 पर किया, हर 10 डिग्री राइज पर डबल और ट्रिपल हो रही है। इसलिए सबसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रेट पर भी और रेट कांस्टेंट पर भी, दोनों पर टेम्परेचर का रूल है कि हर 10 डिग्री राइज पर रेट बहुत ज्यादा क्यों इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह आप पढ़िएगा भी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर
डबल होने की वजह या ट्रिपल होने की वजह सिर्फ एक ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इफेक्टिव कॉलिजन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, for every 10 degree rise in temperature the value of rate constant या value of rate of reaction, कुछ भी बोल सकते हैं, becomes double or triple. Did you understand? Yes, sir. देख लिया सारे लोग, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। बताइए आगे बढ़ें? Yes, sir. Yes, sir. इसी में सर पॉइंट 10 क्या लिखा है वहाँ पे? हैं? वहाँ पे 10 क्या लिखा है सर? एवरी 10 के 10 केल्विन। रे गुंडा नशेरी है क्या? केल्विन। अरे समझ में आया बाबू? यस सर। के फॉर कुमरौली। यस सर। बिहारी क्यों के का मतलब नहीं आता बिहारी को। कुमरौली आप जानते हैं सर? द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, जाके घूम के आ जा, दिमाग तेज हो जाएगा। सारे वेस्टर्न जाते हैं एक दफा वहां। यस सर। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसी को कहते हैं कि द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 केल्विन इज कॉल्ड रेट। वही है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू kT प्लस 10 बाय kT। ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट इसी को कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. इतना पढ़ के रखिएगा, फिर कल मुलाकात होगी, शाम में भी मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।